नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में आपका स्वागत है। आज हम SST के मॉक टेस्ट का सेकंड टेस्ट पेपर लाए हैं। तो चलिए करते हैं। ये भी वन वर्ड है, आपको 2-3 सेकंड मिलेंगे एक क्वेश्चन का आंसर सोचने के लिए। आप उसका आंसर सोचिएगा फिर दीजिएगा। चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत करवाया था? वह व्यक्ति कौन था जिसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत करवाया? इसका आंसर है सिकंदर। सिकंदर वो आदमी था जिसने यूरोप को भारत से अवगत करवाया था। चलिए अगला प्रश्न। BC, जैसे आप कोई डेट लिखते हो, जैसे 2005 BC, 2018 BC या फिर 1706 BC, तो इस BC का मतलब क्या है? इस BC का मतलब होता है क्या? बिफोर क्राइस्ट। अरे बिफोर क्राइस्ट क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। चलिए अगला प्रश्न। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? हम जानते हैं हमारे पास 2 संवत है, एक शक संवत, दूसरा विक्रम संवत। तो इस शक संवत की शुरुआत किसने की थी और कब की थी? इसमें प्रश्न है कब हुई थी, किसने हुई थी ये आप बताओगे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? कब? 78 ईस्वी में। ठीक है, और ये आप किसने की थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? तो किस युद्ध में हरवाया था? ये हराए थे सूरत का युद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार का विशेष अधिकार दिया था? किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेष अधिकार दिया था? तो आप सभी जानते हो कौन सा अधिनियम है वो है 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये तो बड़ा साधारण सा प्रश्न है, सभी को आता होगा। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न, कौन होयसल राजवंश की पहली राजधानी थी? मतलब होयसल राजवंश की पहली राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर है, इसकी पहली राजधानी क्या थी? बेल्लूर। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? बेल्लूर। अगला प्रश्न है, किस होयसक शासक में राज्य को अपने 2 पुत्रों के बीच बांट दिया था? किस शासक ने अपने राज्य को 2 पुत्रों में बांटा था? 2 पुत्रों में किसने बांटा था? वीर सोमेश्वर ने। ठीक है, किसने बांटा था? वीर सोमेश्वर। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी हमारे WC बनर्जी ने। ठीक है, WC बनर्जी ने। आपको ये ध्यान रखना, मैंने पिछली वीडियो में पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं। कहाँ कहाँ हुए हैं आपको वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये सीधे कई बार ऐसा आता है कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, बंगाल अधिवेशन, ठीक है, इस नाम से आ जाते हैं। आपको उनको ध्यान रखना है और ये कब हुई थी और इनकी अध्यक्षता किसने की थी इनका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? क्या पूछा जा रहा है? कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? देखो वायसराय बोला गया है, ठीक है, गवर्नर जनरल नहीं बोला गया, वायसराय पूछा गया है। देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन इस समय वायसराय थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? प्रस्ताव पारित किया गया था। एक प्रश्न आता है, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई है? ठीक है, ये बोला गया पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। तो किस में किया गया था? ये था लाहौर अधिवेशन। ठीक है, किस में किया गया था? लाहौर अधिवेशन में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो पता है 31 अक्टूबर को। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? यानी जो हमारे सरदार पटेल जी थे उनको सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली है? कौन सा आंदोलन था वो? बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह था। अगला प्रश्न, शिवाजी के राजनीतिक गुरु व संरक्षक कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? ये थे हमारे दादाजी कोंडदेव। कौन थे? दादाजी कोंडदेव। अगला प्रश्न,
मराठों में राष्ट्रवाद की भावना भरने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? जो हमारे मराठा थे उनमें राष्ट्रीयवाद की भावना भरने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? वो कौन थे? हमारे गुरु रामदास। ठीक है, गुरु रामदास थे जिन्होंने मराठाओं में क्या किया था? राष्ट्रवाद की भावना विकसित की थी। चंदावर का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? चंदावर का युद्ध ये लड़ा था हमारा मोहम्मद घोरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन भारत ने ईरान का राजा दरियुस की तरह शिलालेख जारी किया था? ईरान का राजा दरियुस की तरह शिलालेख जारी किया था, कौन था? वो था हमारा अशोक। आप अशोक के शिलालेख देखते होंगे, एक उत्तराखंड में भी है। ठीक है, कहाँ पे है ये आप कमेंट में कीजिएगा। अगला प्रश्न, सेल्यूकस अपने राजदूत मेगास्थनीस को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था? जो सेल्यूकस था उसने अपने राजदूत को भेजा था, नाम क्या था उसका? मेगास्थनीस। और किस मौर्य, देखिए प्रश्न यहाँ पे ऐसे बन जाता है, किस राज दरबार में भेजा? तो किस में भेजा था? मौर्य के राज दरबार में। और वो राजा कौन था? वो राजा था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय परिवार में, देखिए यहाँ फिर दो प्रश्न है, किस क्षत्रिय परिवार में कब हुआ था? ठीक है, इस समय देखिए ईसा पूर्व लिखा हुआ है, BC, ईसा पूर्व का मतलब BC, बिफोर क्राइस्ट। तो क्या है, कहाँ हुआ था? जो हुआ था साका क्षत्रिय परिवार। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म साका क्षत्रिय परिवार में 563 ईसा पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? जागृत एवं प्रबुद्धता। अगला प्रश्न, अभी तक आपने उससे देखा, हिस्ट्री से थे, अब है आपकी ज्योग्राफी से। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं? मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं, दूरी के क्रम में बोला गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? बृहस्पति और शनि। ठीक है, आपको ग्रह के नाम भी याद होने चाहिए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पिछली वीडियो में कहा था मैंने कि आप लोग ये बताओगे कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका कटक में है। अगला प्रश्न, मिश्रित खेती किसे कहते हैं? मिश्रित खेती किसे कहते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग भी कहते हो आप, मिक्स्ड फार्मिंग कहते हो जिसे आप। ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग अलग चीज़ हुई और मिक्स्ड फार्मिंग अलग चीज़ हुई, इन चीज़ों का ध्यान रखना। इसमें पूछा मिश्रित खेती, तो मिश्रित खेती किसे कहते हैं? जब हम एक ही साथ क्या होगे, फसलें उगाते भी हैं और पशुपालन भी करते हैं। ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग किसे कहते हैं? जब आप एक ही साथ बहुत सी फसलें बोते हो। वो किस डर से बोते हो? वो ये होता है कि अगर एक फसल खराब भी हो गई तो दूसरी ठीक रहेगी। चलिए अगला प्रश्न, ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? यह है आपकी नर्मदा से। ठीक है, और ये कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगला प्रश्न, माल्टा किस सागर में अवस्थित है? माल्टा किस सागर में अवस्थित है? ठीक है, ये कहाँ है हमारा? भूमध्य सागर में। माल्टा कहाँ है? भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न, जब 1953 में आंध्र राज्य का एक अलग राज्य के रूप में गठन हुआ था तो कौन शहर उसकी राजधानी बना था? जो आंध्र राज्य बना था एक अलग राज्य के रूप में, तो कौन सा शहर उसकी राजधानी बना था? कौन सा बना था? करनूल। कौन बना था? करनूल। चलिए अगला प्रश्न, मानस किस नदी की सहायक नदी है? सहायक मतलब ट्रिब्यूटरी। मानस किस नदी की सहायक नदी है? यह है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की। अगला प्रश्न, जहाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं वह कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? वहाँ कौन सी? हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। अगला प्रश्न, काहिरा मिस्र, ठीक है, किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? जो मिस्र हो किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? वो है हमारा क्या? भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र। अगला प्रश्न, धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? धौलाधार
तथा पीर पंजाल, अब ये दोनों हैं कहाँ, ये भी आप बताओगे। इनके मध्य कौन सी घाटी स्थित है, इनके मध्य कौन सी हमारी कल्लूर घाटी, ठीक है, कल्लू घाटी। अगला वर्जीनिया, ठीक है, वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है, वर्जीनिया तंबाकू मुख्यतः किस देश में उगाई जाती है, ये उगाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक। अगला हमारा सौर मंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है, हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है। ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है, ठीक, सबसे नज़दीकी गैलेक्सी का नाम क्या है, ये सारी की सारी क्या है, ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो इस समय पूछा गया हम कौन सी गैलेक्सी में हैं, यह है एरावत पथ में, ठीक है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, हमारे जो सौरमंडल जो है वो किस गैलेक्सी में है, एरावत पथ में है। अगला है एशिया का मृतक सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है, डेड सी, ठीक है, ये लवणीय अति लवणीय सी है, सागर है, ये इतना लवणीय है कि आदमी डूब नहीं सकता, आदमी ऊपर ही तैरता है। तो जो एशिया का मृतक सागर है ये किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है, ये किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है, ये है रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली बोलते हो, आपने सुना होगा रिफ्ट वैली, ये उसका उदाहरण है। अगला प्रश्न, भारत का छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है, देखो पठार के प्रकार हैं, ठीक है, उनमें से कौन सा प्रकार जो है छोटा नागपुर का पठार है, वो कौन सा है हमारा गुंबदाकार पठार, ठीक, गुंबदाकार पठार। अगला प्रश्न, संसार का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में है, संसार का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र यह है यूक्रेन में, कहाँ है, यूक्रेन में। अगला प्रश्न, भू आकृति विज्ञान, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति, ठीक है, जियोलॉजी, ठीक है, ये अलग चीज़ है, जियोमॉर्फोलॉजी अलग चीज़ है। तो जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता कौन है, जनक भी कहते हैं जिसे हम, वो कौन है, पेशेल, कौन है वो, पेशेल है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है, ये बड़ा सरल है, ये बहुत बार पूछा गया है, कई बार आया भी था पेपरों में। किताब उल हिंद किसने लिखी थी, ये अल बरूनी, और ये अल बरूनी कौन था, इसके बारे में आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण है, वायु में मुझे क्या नापनी है, आर्द्रता, तो कौन से उपकरण से नापते हैं हम उसे, हाइग्रोग्राफ, ठीक है, हाइग्रोग्राफ से। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है, ये तो आपको पता है, भूकंप को मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, देखिए भूकंप की जो वेव हैं उन वेव का नाम, ठीक है, जो तरंगें आती हैं भूकंप की वो अलग अलग हैं, TS, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी भी होती हैं, तो उनका नाम भी पहले आपको ध्यान रखना है। उसके बाद केंद्रक कहाँ है उसका नाम होता है, केंद्र के ऊपर की जगह का नाम क्या होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है, होमोसिस्मल, क्या कहलाती है, होमोसिस्मल। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ से आपकी पॉलिटी शुरू है। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है, प्रतिबंध कौन लगा सकता है हमारे मौलिक अधिकारों पे, संसद, ठीक है, कौन लगाता है, संसद। अगला प्रश्न, नागरिक और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त क्या है हमारी, वो है विविध अधिकार, वो क्या है, विधिक अधिकार है हमारा, जो नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। अगला प्रश्न, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, ठीक है, किस अनुच्छेद में ये दी गई है, ये दी गई है अनुच्छेद 27 में दी गई है, ठीक है। आप जानते हो कि जो अनुच्छेद है इनमें क्या है, धर्म के बारे में ही है, धर्म का प्रचार प्रसार के बारे में ही है, धर्म और संस्कृति के बारे में है, ठीक है। चलिए अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अनुमूलन करता है, ये तो आप सभी जानते हैं, कई बार पूछा गया है, अनुच्छेद 17। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है, मत देने का, वोट देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है, यह है हमारा राजनीतिक अधिकार, ठीक है, जो मत देने का अधिकार है वो क्या है, राजनीतिक अधिकार।
अगला प्रश्न, मूल अधिकारों के संबंध में मामला कौन सा है? मूल अधिकारों के संबंधित मामला कौन सा है? गोकनाथ बनाम पंजाब राज्य। आपने कोर्ट केस सुने होंगे, तो ये बनाम बहुत से आते हैं, कई बार आए हैं। तो ये जो मूल अधिकारों से संबंधित है वो कौन सा है? गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? जो नीति निर्देश कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ये तो आपको याद है। आपको ये भी याद रखने पड़ेंगे जो हमारे मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, जो हमारे अलग अलग भाग हैं संविधान के वो अलग अलग जगह से लिए गए हैं। संशोधन कहाँ से लिया गया है? ठीक है, संसद की जो प्रणाली है वो कहाँ से आई है, संघीय प्रणाली कहाँ से आई है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से आए हैं, आपको ये सब याद रखने हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? भाग 4 किससे संबंधित है? हमारा राज्य के नीति निर्देश तत्व से। भारत के संविधान में निर्देशित सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। ठीक है, जो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है उसे क्या करना? स्थापित करना। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा होना चाहिए? प्रश्न ढंग से सुन लीजिए। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा होना चाहिए? तो ये कितना है? 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर क्या होना चाहिए? संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसका अनुमोदन होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। प्रश्न समझिए, उपराष्ट्रपति क्या है? पदेन अध्यक्ष है राज्यसभा का। ठीक है, और लोकसभा का क्या होगा वो आप कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कईयों ने एक प्रश्न आया था पिछले पेपर में, वो ये पूछा गया था कि सबसे छोटा था जो विधायक बनने के लिए आपको कितनी उम्र चाहिए, मिनिमम कितनी उम्र चाहिए? ठीक है, तो इन उम्रों का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि मिनिमम किसी भी पोस्ट के लिए 25 चाहिए होती है। ठीक है, अब आप वो देखिए, विधायक के लिए 25 चाहिए, ठीक है, या फिर सांसद बनने के लिए 25 चाहिए, आपको ध्यान रखनी होंगी। ये प्रश्न आपके लिए ही है कि अगर विधायक बनना है तो आपको न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? कौन हमारे लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं? ये तो सभी जानते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? ये हमारे किसका है? संसद का। ये तो सभी को पता है, संसद क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न फिर से सुन लीजिए। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। वो क्या है? राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति ही हमारे 2 सदस्यों को नामित करता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? स्वेच्छा निर्णय के अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? आपको कहा था मैंने, रिट देख लेना। जो विशेष अधिकार है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति किसी की फांसी, सजा कुछ भी माफ़ कर सकता है। ठीक है, वो किसके अंदर आता है वो आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। स्वेच्छा, देखिए स्वेच्छा निर्णय के अंतर्गत क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति आती है। अगला प्रश्न, पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य क्या है? कब आया था ये आप बताओगे। पार्लियामेंटो का उद्देश्य का क्या है?
पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, और इसके कितने मेंबर थे ये आप बताओगे, और जो इसकी अध्यक्षता की थी वो किसने की थी ये भी आप बताओगे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? 1895 में, ये गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक ही मात्रा वाला आएगा। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? किसने कहा था कि संविधान सभा का गठन किया जाए? ये कहा था हमारे बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? जो हमारा संविधान सभा चुनी गई थी वो किस आधार पर चुनी गई थी? ये चुनी गई थी हमारी किससे? वर्गीय मताधिकार से। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।